एक आंचल है तन का, एक आंचल है मन का, एक आंचल शस्य श्यामला जमीन का। ये आंचल मैला है। आप जब बिहार में चुनाव में घूमते हैं तब आपको संभावनाएं तो दिखती हैं, लेकिन अक्सर उनके द्वार गुप्त से होते हैं। वो अनफुलफिल्ड प्रॉमिसेस जैसे होते हैं और आपको दिखती हैं खूब सारी समस्याएं। और ऐसे में मुझे फणीश्वर नाथ रेणु का महान उपन्यास मैला आंचल याद आता है, जिसके आखिरी में डॉक्टर प्रशांत ये बताते हैं कि ये जो हमारे चारों तरफ गरीबी है, कुपोषण है, इन सब का इलाज क्या है। हम लोग बरौली विधानसभा में आए गोपालगंज में, तो हमने पूछा लोगों से कि ये जो आपने कद्दावर नेताओं के नाम बता दिए वो तो ठीक है, पर बढ़िया कैंडिडेट कौन है। तो हमें बताया गया एक डॉक्टर साहब हैं और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब हमें मिल गए। ये डॉक्टर साहब हमारे बगल में बैठे हैं, डॉक्टर अभिषेक रंजन, और आला लटकाए हुए हैं और चुनाव निशान भी आला है जी। तो ये आपको क्या चढ़ी चुनाव लड़ने की, क्या सूझी? देखिए, जब मैंने कार्य शुरू किया था समाज सेवा का, तो मैं सोचता था कि स्वास्थ्य क्रांति के द्वारा मैं यहाँ के मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव कर पाऊँगा, लोगों को लाभ देकर। लेकिन जैसे जैसे मैं कार्य करते गया, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि अगर आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर सिस्टम के अंदर से आपको सपोर्ट ना मिले तो खुद सिस्टम बन के ही उसको सुधारा जा सकता है। और इस सिस्टम के अंदर जब तक आप पॉलिसी मेकिंग पावर नहीं लाओगे, आप एक बड़ा डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। अगर मैं खुद इंडिविजुअल स्तर पर 10,000 मरीज़ या 20,000 मरीज़ को एक साल में भी ठीक कर दूं, तो वो जनसंख्या बराबर उतनी आ जानी है। लेकिन अगर ये मैं अच्छे हॉस्पिटल्स बनाऊं, अच्छे क्लिनिक खोलूं, तो हो सकता है कि मैं ज़्यादातर लोगों की मदद कर पाऊंगा। और अदर देन हेल्थ भी लोगों की डिमांड्स हैं कि आप आइए और हमारे हक को हमें दिलाइए। इसने मुझे मजबूर किया। और इसमें नेल इन द कॉफिन जो बोलते हैं कि लास्ट में कौन सा ऐसा चीज़ था जिसने मुझे प्रेरित या मजबूर किया, कि जब हमने बाढ़ में क्वारंटाइन सेंटर्स पे अपनी दवाइयाँ दी थी, उसके बाद जब बाढ़ में हमने शुरू किया कार्य करना, तो हमने एक चीज़ रियलाइज़ की कि उसका सर्वोत्तम उपाय स्थायी निदान बांध पक्कीकरण है, जिसकी तरफ कोई भी नेता का ध्यान नहीं गया है, जिसकी तरफ कोई नेता बात नहीं करता। जब तक आप पॉलिसी मेकिंग पावर उस विधानसभा के पटल पर जाकर चीखोगे नहीं, गरजोगे नहीं, यहाँ के दर्द को बयान नहीं करोगे, ये कार्य नहीं हो सकता। अच्छा, ये आप एक एफिडेविट लेके घूम रहे हैं अपने प्रचार के साथ, इसको बताइए, इसमें क्या लिखा हुआ है? जी, एक एफिडेविट है जिसको मैंने गेजेटेड नोटरी से साइन कराया है और मोहर भी है। एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, आप मान लो कि ये एक लाइसेंस है जो मैंने दिया हुआ है अपने सारे वोटर्स को। और 243 विधानसभा के सीट्स में किसी भी कैंडिडेट ने ऐसा कोई एफिडेविट अभी तक नहीं दिया, शपथ पत्र, जिसमें मेंशन्ड हो कि मैं किस बेसिस पे ये चुनाव लड़ रहा हूँ, किन उम्मीदों और किन मामलों समस्याओं पर। और 5 साल के अंदर मैं इन समस्याओं पे संपूर्ण 100% संकल्पित होकर कार्य करूँगा और उस सारे कार्य के सबूत रखूँगा जनता के बीच, और मेरा मूल्यांकन जनता उन आधार पे करेगी। अगर जनता को ऐसा लगेगा कि डॉक्टर साहब ने विधायक के रूप में कार्य नहीं किया, तो मैं अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा, देखें जरा आपका ये शिक्षण संस्थान, आधुनिक खेती, सर्पदंश की दवाई 35 पंचायतों में उपलब्ध कराना। ये क्या सांप बहुत काटता है यहाँ पे धान? जी, सांप काटता है इस वजह से है क्योंकि देखिए, मुद्दे हमेशा जनहित और जन सरोकार के होने चाहिए। कोई छोटा मुद्दा नहीं, जैसे बांध हो गया, 500 बेड के अस्पताल हो गए, या सर्पदंश का मामला। अगर मैं बोलूं कि यहाँ बाढ़ के समय और बरसात के समय अमूमन मान के चलिए कि 300-350-400 लोगों की अमूमन जाने जाती हैं प्रति वर्ष। जी। और जब वो बंदा पहुंचता है सदर अस्पताल मरीज़, तो उसे बोला जाता है कि सर्पदंश की दवाई ख़त्म है, यहाँ नहीं है। जो यहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल है, मॉडल ISO सर्टिफाइड हॉस्पिटल है, सरकारी, हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो सदर है, वहाँ बोला जाता है कि दवाई नहीं है। वो अगर नहीं है धनवान, तो वो बाहर नहीं जा सकता, ना गोरखपुर ना पटना, कहीं नहीं जाता है। उसके पास एक ही विकल्प बचता है कि जो आप तत्कालिक उपाय करते हो, चूना लगा लिए, इधर कर लिए, उधर कर लिए, प्रार्थना करो कि बच जाए। चूना मतलब हाँ, लोग लगाते हैं जो घरेलू उपाय है गांव देहात में, लेकिन इससे इलाज नहीं होगा। 4 घंटे से 24 घंटे अंदर अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति की मौत तय हो जाती है सर्पदंश के बाद, अगर पॉइजनस स्नेक है। मैंने प्रारूप बनाया 4 से 5, अगर आपके इस एरिया में सांप ने काटा है, जो मुख्य भाग्य है, तो सबसे जल्दी विष फैलता है, हाथ और पैरों में देर से फैलता है। तो अगर किसी को यहाँ काटा है तो 4 घंटे के अंदर अगर मैं वो 4 वायल्स लगा दूं
एक पानी के बोतल में मिक्स करके, तो वो सर्पदंश का उपाय हो सकता है। और यहाँ पर आपको हर पंचायत स्तर पे वो सुविधा देनी होगी। मात्र 400 से 600 रुपए का है 4 वायल। अगर 400 से 600 रुपए में हर पंचायत में 10 एक साथ 10 मरीजों के लिए भी उसे उपलब्ध करा दूँ तो टोटल खर्च 1,40,000। 350 पेशेंट्स 35 पंचायत के 10 अगर हैं एक पंचायत में, तो 35 10 350 लोगों को जान बचाने के लिए 1,40,000 रुपये भी नहीं खर्च हो पा रहे हैं। विधायकों द्वारा, विधायकी द्वारा, सरकार द्वारा इस काम को करना क्यों बड़ा मुद्दा नहीं है अगर हम इतने परिवारों को बचाएं? अच्छा, ये आपने इसमें लिखा है कि आप दोनों प्रखंडों में सुपर 30 की स्थापना करेंगे, ये नहीं समझा, क्या है ये? जी, सुपर 30 कंसेप्ट था जो आनंद कुमार और अभयानंद जी दोनों ने लेकर आया था, जिसमें हम ऐसे वंचित और जो संसाधनहीन बच्चे होते थे जो बहुत टैलेंटेड होते हैं उन्हें इस्टेब्लिश किया। वही सुपर 30 है। ये प्रखंड मतलब 2 ब्लॉक्स हैं हमारे, माझा ब्लॉक है और बरौली ब्लॉक है। तो वहाँ जो टैलेंट सर्च है, क्योंकि मैं भी खुद नीचे से ऊपर बढ़ा हूँ, तो ऐसे 30 अगर हम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स अपने विधानसभा में बनाएं तो एक अगर गांव के 2 या 4 लोग प्रति वर्ष टैलेंटेड जाते हैं उस क्षेत्र में, तो वो गांव का विकास वो अपने दम पर कर सकते हैं। ये सोच करनी होगी आपको कि आप शिक्षा को ग्रास रूट लेवल तक मजबूत करो, उन्हें संसाधन दो। और मैं ये करूँगा क्योंकि मैं उसी शिक्षा की देन हूँ, उस हार्डवर्क की देन हूँ, जिस हार्डवर्क के चलते आज मैं यहाँ पर हूँ। बताइए कुछ क्या जर्नी रही आपकी डॉक्टर अभिषेक रंजन? कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, डॉक्टरी कहाँ से की? जी, मैंने डॉक्टरी अपनी SCB गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कटक से की थी। इसके बाद मैं 3 वर्ष एम्स संस्थान में रहा था और पढ़ाई अपब्रिंगिंग मेरी पटना में हुई थी, सेंट कैरेंस हाई स्कूल में मैं था। और इसके बाद रहने वाले गोपालगंज? हाँ, मैं गोपालगंज का मूल निवासी हूँ, कोयनी गांव माझा प्रखंड का। और इसके बाद मैं 2015 में स्वास्थ्य क्रांति के ध्येय से आकर के पटना में हुआ। 2014 में शादी हुई, मैं आ गया था बिहार वापस। और इसके बाद एम्स के दौरान, एम्स पटना में था, 2016 से मैंने हर संडे कैंप्स शुरू किए। 18 में मैंने एम्स को भी छोड़ दिया और 18 से लेकर आज 20 तक मैं अलग अलग पंचायतों के अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग गाँव में स्वास्थ्य शिविर अपने पूरे टीम के साथ लगाता हूँ, जो निःशुल्क दवाइयाँ और निःशुल्क। स्वास्थ्य क्रांति के बारे में ज़रा और विस्तार से बताएं। जी, स्वास्थ्य क्रांति नाम ही बेस्ड है इस चीज़ पर कि क्रांति बोलते हैं कि लोगों के लिए एक जागरूकता पैदा करना। हमेशा हम ध्यान देते हैं क्यूरेटिव हेल्थ केयर पे, जब बात करते हैं कि बीमारी हो जाए उसके बाद आप दवाइयाँ दीजिए, लेकिन क्या हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि बीमारियाँ हो ही नहीं? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जिसके लिए बिहार बहुत पीछा है, क्योंकि यहाँ पे लोग का भी ध्यान नहीं, सरकार का भी नहीं। मैंने मुहिम शुरू की कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए हेल्थ अवेयरनेस जो है उसको मैं करूँगा। तो मैं जहाँ जाता था वहाँ हेल्थ एंड हाइजीन में हाथ सही तरीके से कैसे धोएं, कैसे स्वच्छता रखें ताकि टाइफॉइड ना हो। आम बीमारी टाइफॉइड है यहाँ की। तो ये बताइए कि मैं ये समझना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मेरी आपकी कैंडिडेचर में, प्रोफाइल में दिलचस्पी हुई, कि एक पढ़ा लिखा प्रोफेशनल जब वो पॉलिटिक्स में आता है तो क्या तरीका होता है कि आप पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ को अप्रोच करो, निर्दलीय लड़ जाओ, किस तरह की दिक्कतें आती हैं? घर वालों को लगता है कि ये किस फील्ड में चले गए हो, क्या रिएक्शन आती हैं घर परिवार की तरफ से? ये जर्नी बहुत अनोखा है क्योंकि ये एक ऐसा सुरंग है जिसके अंदर लाइट नहीं होती, आपके साथ कौन है ये भी पता नहीं होता और आगे जाना कितने दूर है ये भी पता नहीं होता। आपको बस एक चीज़ ज़रूर पता है कि देयर इज़ लाइट इन द एंड ऑफ द टनल। जिस चीज़ के होप के साथ आप इसके अंदर आए हैं, कोशिश करनी चाहिए और करनी ही पड़ेगी अगर सिस्टम को अंदर से ठीक करना है तो। घर वालों की क्या रिएक्शन थी जब आपने कहा चुनाव लड़ रहे हैं? शुरू में घर वालों की रिएक्शन थी कि आपका वेल स्टेब्लिश्ड क्लिनिक और हॉस्पिटल है, तो इतना सडन कैरियर जंप विदाउट एनी मतलब प्री प्लान या आप इसकी तैयारी पहले से करते 6 साल 5 साल से, तो समझ में आती पार्टी ज्वाइन करते ऐसे करते। लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उन्हें मेरा पैशन समझ में आया कि अगर कोई सच में इस सिस्टम के अंदर जा रहा है बस इस ध्येय से कि उसे शोषण नहीं करना है सिस्टम का यूज़ करके जनता का, उसे पैशनेटली काम करना है, तो सारे घर वाले मेरे साथ एक साथ खड़े हैं जब से उन्हें ये पता चला। और 5 से 6 दिन शॉक पीरियड बोल सकते हैं उन्हें। अच्छा, ऐसा लगा, 5 से 6 दिन। हाँ शॉक पीरियड तो होगा ही, बड़ा डिसीजन था, लेकिन उसके बाद से पीछे मुड़कर ना मेरे घर वालों ने देखा है ना मैंने देखा है। अच्छा ये बताइए, लेकिन हैं आप डॉक्टर पर बाना आपने भी नेताओं वाला धर लिया? कारण था कि मैं जो अपनी कैंपेन थी उसे 1.5 से 2 महीने शर्ट और पैंट में ही किया था मैंने। मुझे वो बहुत कंफर्टेबल लगता है और मैं उसी पे करता था। स्टेथो तो मैं शुरू से यूज़ करता हूँ। फ़ायदा भी है कि फील्ड में जो पेशेंट्स मिलते हैं भरे मेरे अच्छा, मौके पे देख लेते हैं? हाँ, देख भी लेता हूँ, इलाज भी कर देता हूँ, दवाइयाँ भी लिख देता हूँ।
लेकिन ज़रूरत कब पड़ी कि जब आप चलते हो ना, आपके सपोर्टर्स के साथ आप खुद चलते हो, तो 90% आबादी जो है रूरल पब्लिक है। वो एक नेता की पहचान केवल और कुर्ते पजामे से करते हैं। तो वहाँ अगर आप जाओ शॉर्ट पैंट पहन के, बाकी लोग भी शर्ट पैंट है, मैं तो भीड़ को खोजने लगती है कि कौन है कैंडिडेट कौन है, पता नहीं चल रहा है। ये है ऐसा लगता है कि गंभीर नहीं है पर्याप्त। सब कॉन्शियस में उनके बैठा है कि जो नेताजी हैं उन्हें कुर्ता में आज प्रशासन तक को लगता है कि शॉर्ट पैंट के कैंडिडेट और जो नेताजी हैं वो दिल्ली वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं है। 90% जो आबादी हमारी रूरल है, तो आप वाला कंसेप्ट मैं दिल से अपनाऊं कि सबको पब्लिक वेलफेयर करूं, लेकिन पब्लिक को कुछ ना कुछ चाहिए जिससे वो रिलेट कर पाए कि आप ही नेता हैं, और वो है कुर्ता पजामा यहाँ के लिए, तो मुझे जबरन पहनना पड़ा। जी वो बहादुर खद्दरधारी। चलिए डॉक्टर अभिषेक रंजन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए। और ये तो आपने मांगा ही होगा कि हमको आला चुनाव निशान दे दीजिए। हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं उसमें, और डीडीसी सर ने बोला कि डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं इसलिए मैंने आला चुनाव चिन्ह आपको दिया है, क्योंकि बहुत ज़रूरत है सिस्टम को ठीक करने की, और आप आएंगे तो बहुत अच्छा होप है कि हम लोग सिस्टम सुधार पाएँ। ये किसने कहा? मतलब डीडीसी सर ने। अरे उनको ऐसे नहीं कहना होता है किसी कैंडिडेट के लिए कि आप आए। नहीं, वो मतलब अब प्राइवेट टॉक था, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। अरे आप तो पब्लिक कर दिए। हाँ, अरे कोई बात नहीं, वो मित्र की तरह है, ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, ऐसा कुछ फॉर्मल नहीं है। हाँ, चलिए बातचीत होती रहेगी। बिहार में विहार चल रहा है, और उस विहार के दौरान लोकतंत्र के अलग अलग, कुछ बदसूरत तो कुछ खूबसूरत रंग नज़र आ रहे हैं। पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूँ, जिस तरीके से वीएस नायपॉल ने भारत के लिए कहा था इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन, वैसे ही अपने राम को भी लगता है कि बिहार द लैंड ऑफ अनफुलफिल्ड प्रॉमिसेस। पर हमें भरोसा है कि बिहार के लोग हर बीतते वक्त के साथ, हर बीतते चुनाव के साथ ज़्यादा जागरूक मतदाता के रूप में तब्दील होंगे, नुमायाँ होंगे, और एक ज़िम्मेदार सरकार हासिल करेंगे। शुक्रिया।